हमारी पुश्तैनी कला है। ये हमारे पिताजी सब करते चले आए, उन्हीं को देखकर उन्हीं से सीखकर हम भी करने लगे। जो पहले पैर से करते थे, हाथ से मलते थे, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब मशीनें आ गई हैं। इस समय बहुत डिमांड है ब्लैक पॉटरी और टेराकोटा का कि हम लोग बनाकर दे नहीं पाते हैं। यूँ तो ब्लैक पॉटरी क्राफ्ट का इजाद गुजरात के कच्छ में हुआ, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के समय कच्छ से कई सारे कुम्हार आजमगढ़ के निज़ामाबाद आ पहुँचे। उन्हीं की देन है कि आज पूरे भारतवर्ष में निज़ामाबाद से ब्लैक पॉटरी का एक बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है, उसका प्रोडक्शन होता है। आज हम आ पहुँचे हैं निज़ामाबाद के सुरेंद्र प्रजापति के घर, जिनके पूर्वजों ने ब्रिटिश शासनकाल से ब्लैक पॉटरी क्राफ्ट के साथ ताल्लुक़ रखा और आज सुरेंद्र प्रजापति भी अपनी इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं। वो ना सिर्फ इससे अपनी आजीविका चला रहे हैं, बल्कि देश दुनिया में इस क्राफ्ट की वजह से ख्याति भी बटोर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे और आपको रूबरू कराएंगे ब्लैक पॉटरी के हर एक पहलू से, हर एक प्रक्रिया से, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। आजमगढ़ मुख्य शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर निज़ामाबाद के ये काली मिट्टी के बने नक्काशीदार बर्तन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में निज़ामाबाद को पहचान दिला रहे हैं। निज़ामाबाद में करीब 200 से अधिक परिवार के कारीगर मिट्टी को काले बर्तन का आकार देकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। इन्हीं कारीगरों में से एक हैं सुरेंद्र प्रजापति। सुरेंद्र प्रजापति को इस शिल्प कला के लिए राज्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मेरा ये मिट्टी का कारोबार है। ऐसा हुआ कि जैसे लोकल स्तर पे भी माल बनता है और यूज करने के जैसे कप, गिलास, कटोरी, हांडी, फ्लावर पॉट हैं, ब्लैक पॉटरी का है, रेड टेराकोटा का भी काम करते हैं, ब्लैक पॉटरी का भी काम करते हैं। ये हमारी पुश्तैनी कला है। ये हमारे पिताजी सब करते चले आए, उन्हीं को देखकर उन्हीं से सीखकर हम भी करने लगे। ये तो बचपन से है। हम करीबन 15-15 साल के थे तभी से काम करने लगे थे। हमारा जो मिट्टी का है जो एकदम नेचुरल होता है, कोई केमिकल वगैरह कुछ नहीं मिलाते और उसका स्वाद भी उसमें से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करने वाली सामाने में स्वाद भी बढ़िया रहता है, हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक रहता है। और ब्लैक जो होता है वो इतनी खूबसूरती होती है कि उससे लोग उसको चाहते बहुत ज़्यादा हैं। काली मिट्टी के इन बर्तनों को बनाने के लिए कुम्हार अमूमन अप्रैल मई के महीने में तालाबों के सूखने पर इनसे मिट्टी निकालकर अपने घरों में इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में इस मिट्टी को अच्छे से साफ कर पानी में गूंथा जाता है। सुरेंद्र कहते हैं कि पहले मिट्टी को तैयार करने और गूंथने का काम हाथों और पैरों से हुआ करता था, लेकिन अब मशीन के आने की वजह से ये काम बेहद आसान हो गया है। ये सबसे पहली प्रक्रिया थी। ऐसा है, इसको मिट्टी लाकर, सूखी मिट्टी लाकर इसको घोल बनाते हैं। ऐसे इस मशीन से इसको फेंटते हैं। अच्छा। फेंट लेते हैं तो जितने भी रोड़े होते हैं मिट्टी के छोटे छोटे, ये छांट कर पूरा एकदम पिघला कर पतला कर देते हैं। इस घोल को इसमें ले जाते हैं अभी छानने के लिए। अच्छा। ये छानने वाला है सिस्टम, तसला है वो। हाँ, ये तसला है, छानने वाला है। तो मिट्टी जब सूख जाती है तो हल्की सूख जाती है तो नॉर्मल उस मिट्टी को उठाकर लेके जाते हैं। अच्छा। तो उसमें वहाँ पर एक पग मिल है, वो पग मिल में डालकर उसको पेरते हैं। ठीक है। तो मिट्टी आटे की तरह गूंथ जाती है। जो पैर से करते थे, हाथ से मलते थे, वो सिस्टम ख़त्म हो गया। अब मशीनें आ गई हैं। मतलब आपका मशीन के आने की वजह से काम थोड़ा आसान हो गया। थोड़ा आसान हो गया। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती थी। पैर से गूंथते थे, हाथ से बनाते थे। एक आता है लोहे का औजार आता है, उसको हाथ से बनाते थे, मिट्टी तब तैयार करते थे। अच्छा। हाथ से मलते थे, सारे कंकड़ निकालते थे।
पगमेल द्वारा मिट्टी गूंथे जाने के बाद कुम्हार मिट्टी को चाक पर लाते हैं और अपना जादू शुरू करते हैं। ये बर्तन भले ही अपने आकारों में ढल गए हों, पर काली परत चढ़ने से ये अभी काफी दूर हैं। कुम्हार अपने बर्तनों को सूखने और नमी बनाए रखने के लिए चिलचिलाती धूप में छोड़ देते हैं। अच्छी तरह सूखने के बाद बर्तनों को फिनिशिंग लुक देने के लिए कुम्हार अपनी चाक वापस खींच लेते हैं। आखिर में भट्टी में जाने से पहले बर्तनों की चमक बढ़ाने के लिए इन पर सरसों का तेल लगाया जाता है। अभी आपने इसकी फिनिशिंग की, बर्तन की, अपने अगली प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी? अगली प्रक्रिया रहेगी, एक पीली मिट्टी आती है, उसको काबिज बोलते हैं, ये चढ़ाकर ऐसा कलर आ जाता है। और इसको अब राई के तेल से लगाकर इसको कपड़े से साफ करेंगे, तब ये भट्टे में टर्निंग के लिए जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद बर्तनों पर छाते की तीली या सुई से नक्काशी की जाती है। फिर सजावट के लिए जस्ता, रांगा और पारे का इस्तेमाल किया जाता है। इन बर्तनों को नेचुरल काला रंग देने के लिए इन्हें खास तौर से चावल की भूसी वाली भट्टी में पकाया जाता है। तो अभी आपने बर्तन पर राई का तेल लगाया, उसको फिनिशिंग दी, उससे उसमें चमक लाई, उसके बाद ये प्रक्रिया कैसे होती है? एक कुंडे में आपके ही देखा आपने, एक कुंडा लिया बड़ा सा, नीचे उपले बिछाए, उपले बिछाकर उसके ऊपर कुंडे रख दिए, कुंडे में सारे प्रोडक्ट डाल दिए इसमें। अच्छा। और डालकर इसको बगल से आग लगा दी, इसको बंद करके। अब ये जो बाहर का उपले का धुआं रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर का जो मटके के अंदर का धुएं का कार्बन रोक दिया जाएगा। उसको ढक दिया गया है, वो धुएं के कार्बन को रोक कर तब ऐसा कलर निकलेगा, ब्लैक निकलेगा। तो जैसे लाल बर्तन हम बनाते हैं उसकी प्रक्रिया अलग होती है, वो आप इसी तरीके से बना लेते हैं? सामने वो भी भट्टे है, नीचे उपले बिछा दिए, ये खुली में कोई मटका में नहीं डालते, उस तरह इसको उपले से ढक देते हैं। फिर एक कापूस बोलते हैं, ये रुई होता है एक, इस कापूस से उसको पूरा ढक देते हैं, आग उसके बीच में डालते हैं। जी, तो इसमें क्यों आपको ज़रूरत होती है कि इसके अंदर आप डालें? ये ऐसा है, इस मटके के अंदर नहीं डालेंगे तो ब्लैक नहीं हो पाएगा, इसके धुएं का कार्बन रोक कर पकाते हैं ना। अच्छा। तो मटके के अंदर मटका को पैक कर देते हैं सारा। वैसे तो अगर हम देखें तो कालिख जो होती है वो कुछ वक्त बाद छूट जाती है, पर ये ब्लैक पॉटरी का रंग हटता क्यों नहीं? ऐसा नहीं हटता है, ये कच्ची हुई मिट्टी होती है और मिट्टी में ये धुएं का कार्बन जो रोकते हैं वो एकदम अंदर तक पहुंच जाता है, सोख लेता है। हाँ, सोख लेता है, इसलिए इसका ये नेचुरल कलर है, ये छूटने वाला नहीं, टूट जाएगा उसी तरह रहेगा। और धुआं किस चीज का होता है? कोई अलग से चीजें, कोई किसी प्रकार की कुछ चीजें डालते हैं जिससे वो काला धुआं होता है? थोड़ा सा शाइनिंग के लिए वो गोट का लेडी होता है, उसको डालते हैं। अच्छा। उसमें उसके धुएं से और शाइनिंग आती है, चमक बढ़ती है। अच्छा, यानी बकरी का मल। हाँ। और मतलब ये धुएं भी तो काले ही होते हैं? हाँ, ये धुएं और बस इसमें ये अंतर होता है कि आप इसको एक हांडी में आप इसके धुएं को कैद कर देते हैं, कैद कर देते और वो जब धुआं कैद रहता है तो उसके वजह से वो निखार ब्लैक में आ जाती है, बर्तन पे काला रंग वो चढ़ जाता है और उसके बाद वो आगे तक रहता है। और क्योंकि उस वक्त ये हल्की गीली भी रहती है, इसलिए वो अच्छी तरीके से पूरे रंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये कितने घंटे लगेंगे बर्तन को तैयार करने में? एक तकरीबन 8-10 घंटे लगते हैं। ऐसे ही ये जलती रहेगी भट्टी? ऐसे जलती रहेगी, जलेगी, फिर बीच में जब गर्म रहती है तो बकरी का वो जो मल होता है उसको डालते हैं ताकि वो मल को पकड़ ले आग। अच्छा। तो उसमें से धुआं निकले, तो फिर ढक देते हैं, फिर जब भट्टी ठंडी हो जाती है तब निकालते हैं। अच्छा, मतलब 8-9 घंटे बाद हमारा जो लाल बर्तन हमने देखा था वो फिर काले में तब्दील हो जाएगा? काले में तब्दील में हो जाएगा, और उसके बाद उस पर शाइनिंग भी आ जाएगी? शाइनिंग आ जाएगी। तो आपका बर्तन पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है इस तरीके से? इस तरीके से पूरा प्रोडक्ट। वैसे तो यूपी के आजमगढ़ जिले का औद्योगिक आधार बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन इस कला की इतनी मांग है कि आजमगढ़ के राजस्व में ये कला सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए का योगदान देती है। यहाँ बने हुए बर्तनों का 80% हिस्सा
विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ये ब्लैक पॉटरी का हमारा काम जो बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है, इस समय बहुत डिमांड है। ब्लैक पॉटरी और टेराकोटा का दोनों का ही बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हम लोग बनाकर दे नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा डिमांड आ गया है। ऑर्डर पे ऑर्डर रहता है पूरा बराबर। यहाँ पर हमारा निर्यात दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, पूना हुआ, कलकत्ता हुआ, ये सब निर्यात सबसे ज़्यादा दिल्ली जाता है और वहाँ पुणे जाता है, पुणे बॉम्बे। साल 2018 की शुरुआत में राज्य सरकार ने हर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत शिल्प के पुनरुद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए का आवंटन किया। सरकार के इस प्रयास ने काली मिट्टी के बर्तनों के विज्ञापन के रूप में काम किया। लोग अब इस शिल्प के बारे में पहले से ज्यादा जानते हैं और इसमें दिलचस्पी लेते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।